हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, हम लोगों ने जो पिछली क्लास थी उसमें बात करी थी, जो रेस्पिरेशन जो था यानी श्वसन की जो प्रक्रिया थी, उस श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो श्वसन की प्रक्रिया के बारे में अगर दोबारा बात करते हैं तो यूजुअली क्या होता है कि सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो बाह्य वातावरण जो होता है, उस बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन यानी O2 CO2 का जो आदान प्रदान होता है, O2 को ग्रहण करना और CO2 को जो छोड़ना जो होता है वो होता है फेफड़ों के मध्य क्रिया, और ये जो क्रिया कहलाती है संवातन, जिसे इंग्लिश में ब्रीथिंग भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं बाह्य वातावरण से फेफड़ों के मध्य जो श्वसन होता है, इस श्वसन को कहा जाता है बाह्य श्वसन। आगे बात कर लेते हैं, यूजुअली जो फेफड़े जो होते हैं उन फेफड़ों से O2 CO2 का जो आदान प्रदान होता है वो होता है रक्त के मध्य। रक्त के बाद ये जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो होता है ऊतकों व कोशिका के मध्य। अब फेफड़ों और रक्त के मध्य और उसके बाद रक्त से ऊतकों और कोशिकाओं तक जब O2 CO2 को पहुंचाया जाता है तो ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है ये शरीर के अंदर होती है, इसलिए कहा जाता है आंतरिक श्वसन। ठीक है, अब देखो यहां पर बाह्य वातावरण से फेफड़ों के मध्य ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 को छोड़ना, जिसे निश्वसन और उच्चवसन यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कहा जाता है, ये तो कहलाती है संवातन की प्रक्रिया। फेफड़े और रक्त के मध्य गैसों का विनिमय होता है और फेफड़ों और रक्त के मध्य गैसों का विनिमय होने के पश्चात रक्त जो होता है उस रक्त की सहायता से O2 CO2 का परिवहन होता है। तो तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है गैसों का परिवहन। ठीक है, ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका जो सिलेबस थे, उस सिलेबस में जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, उस श्वसन की प्रक्रिया को समझाने के लिए केवल आपके इन तीनों स्टेप में से यानी संवातन, गैसों का विनिमय और गैसों के परिवहन में से आपके सिलेबस में ओनली फॉर केवल यही टॉपिक दिया है, ब्रीथिंग या संवातन की प्रोसेस यानी इंस्पायरेशन, निश्वसन और उच्चवसन एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले ब्रीथिंग के बारे में। ब्रीथिंग के बारे में बात करते हैं, संवातन के बारे में बात करते हैं। तो बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान जो होता है फेफड़ों के मध्य, वो संवातन की प्रक्रिया कहलाती है, जो 2 चरणों में पूर्ण होती है। इसकी पहला जो चरण आता है वो आता है इंस्पायरेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है निश्वसन। ठीक है, अब निश्वसन जो होता है या इंस्पायरेशन जो होता है, उस इंस्पायरेशन को इनहेलेशन भी कहा जाता है। अब ये जो प्रक्रिया होती है उसमें होता क्या है, जो बाह्य वातावरण जो होता है उस बाह्य वातावरण से जो गैसें होती हैं उन गैसों को कहां भरा जाता है, फेफड़ों में। तो बाह्य वातावरण से गैसों को फेफड़ों में भरना जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है इंस्पायरेशन या इनहेलेशन कहलाती है। इसमें समय कितना लगता है, 2 सेकंड का समय लगता है। देखो, श्वास को भरने में समय कम लगता है, श्वास को छोड़ने में समय ज्यादा लगता है। तो इंस्पायरेशन में 2 सेकंड समय लगता है और एक्सपायरेशन जो होता है उसमें लगभग 3 सेकंड का समय लगता है। तो वो ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद सहायक अंगों की बात करें तो हम लोगों ने बात करी थी एक्सटर्नल, इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम में पाई जाने वाली अरीय पेशियां। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये तो समय के बारे में बात होगी। अब निश्वसित गैसें कौन कौन सी होंगी, तो निश्वसित गैसों में पहली गैस नाइट्रोजन,
जो 78% होती है वायुमंडल में। उसके बाद ऑक्सीजन 21% ऑक्सीजन होती है। CO2 0.04% जो CO2 होती है वो वायुमंडल में प्रेजेंट होती है। तो ये निःश्वसित गैसें होती हैं जिनको इंस्पायरेशन के थ्रू तीनों प्रकार की गैसों को ग्रहण किया जाता है। नाइट्रोजन वैसे की वैसी बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन का उपयोग शरीर में कर लिया जाता है, और CO2 के रूप में CO2 की मात्रा जब उच्चवसन करेंगे या एक्सपायरेशन जब करते हैं तो इनकी यानी CO2 की मात्रा जो होती है उसमें बढ़ी हुई प्रतीत होती है। तो यूजुअली देखा जाए तो हम ऐसा नहीं है कि केवल ऑक्सीजन को ही ग्रहण किया जाता है, वायु में ये सारी जितनी भी प्रकार की वायुमंडल में उपस्थित गैसें होती हैं सभी गैसों को ग्रहण किया जाता है। और जिसको एब्जॉर्ब करना यानी ऑक्सीजन को क्यों शोषित किया जाता है श्वसन क्रिया में, ताकि जो भोजन किया था यानी भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण किया जाता है, ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण किया जाता है, वो ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। इसलिए ऑक्सीजन जो होती है वो सांद्रता प्रवणता के आधार पर या आंशिक दाब के आधार पर इसको ग्रहण किया जाता है। आंशिक दाब जो होता है इसके बारे में भी आप लोग समझ लिए। आंशिक दाब का मतलब होता है कि वायुमंडल जो होता है उस वायुमंडल में पाए जाने वाली जितनी भी जो गैसें होती हैं उन सभी गैसों का जो दाब लगाया जाता है, उन सभी गैसों के टोटल दाब में से किसी एक गैस का जो दाब होता है वो किसी एक गैस का आंशिक दाब कहलाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और उसके साथ साथ रेडियल मसल, इन दोनों में संकुचन होता है। संकुचन का मतलब खिंचाव होता है। दोनों जो पेशियां होती हैं, दोनों मसल्स जो होती हैं, उन दोनों में संकुचन होता है। आप लोग को मैंने पिछला जो वीडियो था, पिछली क्लास जो होती है उसमें बता दिया था, एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल, दो प्रकार के इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल और इंटरनल जो हमारी जो पसलियां जो होती है उनके बीच में ये पाई जाती है। तो इन दोनों में खिंचाव उत्पन्न होता है, और इन दोनों में खिंचाव की वजह से जब रेडियल मसल कहां पाई जाती है, डायफ्राम में, तो डायफ्राम में संकुचन होने की वजह से जो डायफ्राम की जो पेशियां होती हैं उन डायफ्राम की पेशियों में संकुचन होने से, इन दोनों मसल्स में संकुचन होने से जो पसलियां जो होती हैं, पसलियां और जो पसलियां होती हैं रिब्स और रिब्स के साथ साथ स्टर्नम, जब हम श्वास भरते हैं तो पसलियां ऊपर की तरफ और स्टर्नम बाहर की तरफ सरकती है। तो पसलियां और स्टर्नम ऊपर व बाहर की ओर सरकना, यानी पसलियों का और स्टर्नम का ऊपर की तरफ और बाहर की ओर सरकना स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने के बाद जिसकी वजह से होता क्या है, जो वक्ष गुहा जो होती है उसका आयतन जो होता है वो बढ़ जाता है। वक्ष गुहा के आयतन के बढ़ने की वजह से होता क्या है, जो फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों का जो दाब होता है वो फेफड़ों का दाब क्या हो जाता है, कम। और फेफड़ों के दाब कम होने की वजह से, यानी फेफड़ों का जो दाब होता है, इस फेफड़ों के दाब के कम होने की वजह से होता क्या है कि फेफड़ों यानी बाह्य वातावरण से जो गैसें जो होती हैं, यानी बाह्य वातावरण से जो वायु जो होती है वो फेफड़ों में भरना स्टार्ट हो जाती है। तो बाह्य वातावरण से गैसों का फेफड़ों में भरना स्टार्ट हो जाता है। और बाह्य वातावरण से गैसों का फेफड़ों में भरने की वजह से जो फेफड़े जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्फीत। और फेफड़ों के स्फीत होने की प्रक्रिया जो होती है उस प्रक्रिया को एक निःश्वसन कहा जाता है। और इस समय जब रेडियल मसल में संकुचन होता है तो रेडियल मसल में संकुचन होने की वजह से होता क्या है, डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे डायफ्राम गुंबदाकार स्थिति से कैसी स्थिति में आ जाता है, चपटे वाली स्थिति में आ जाता है। यानी ये इस अवस्था से ऐसे चपटा हो जाता है, क्योंकि फेफड़े जो दबाव लगाते हैं तो फेफड़ों के दबाव लगाने से डायफ्राम जो गुंबदाकार था वो चपटा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंस्पायरेशन जो प्रोसेस थी उसके बारे में बात कर ली। एक्सपायरेशन में होगा क्या, इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। एक्सपायरेशन में क्या होगा कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और रेडियल मसल जो होगा उनमें संकुचन की जगह रिलैक्सेशन होगा, यानी शिथिलन हो जाएगा, ढीला पड़े, यानी पेशियां जो होंगी इनमें पहले खिंचाव हो रहा था वो ढीली पड़ जाएंगे। ढीली पड़ने से होगा क्या, पसलियां और स्टर्नम जो होंगी वो वापस अपनी स्थिति में आ जाएंगी। स्थिति में
में आने की वजह से जो वक्ष गुहा का जो आयतन होगा यानी श्वास को छोड़ा जाएगा, इसका मतलब वक्ष गुहा का जो आयतन होगा वो कम हो जाएगा और फेफड़ों का दाब जो होगा वो बढ़ जाएगा, और फेफड़ों के दाब बढ़ने की वजह से जो गैसें जो होंगी वो बाह्य वातावरण में निकलना प्रारंभ हो जाएंगे, जिसकी वजह से फेफड़े जो होंगे वो शलत हो जाएंगे यानी सिकुड़ जाएंगे, और उसकी वजह से कौन सी प्रक्रिया कंप्लीट होगी, उच्च वसन या एक्सहेलेशन प्रक्रिया संपन्न होती है। और उस कंडीशन में ये जो डायफ्राम जब निःश्वसन में चपटा था तो उच्च वसन में कैसा हो जाता है, ये गुंबदाकार हो जाता है। तो ये सारी इसमें प्रोसेस होती है, उसमें 3 सेकंड का समय लगता है, और जो सहायक जो अंग होते हैं या सहायक पेशियां जो होती हैं वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और अरीय पेशियां होती हैं। उसके साथ साथ ही निःश्वसित जो गैसें होती हैं वो तीनों की तीनों गैसें होती है। नाइट्रोजन तो वैसे की वैसी बाहर निकल जाती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो 16% रह जाती है, यानी उसके बाद ऑक्सीजन यूज में आ जाती है, इस वजह से 16% रह जाती है, और CO2 की जो मात्रा होती है वो लगभग बढ़ जाती है, और वो 2 से 3% बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से उच्च वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो उच्च वसन जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं उच्च वसन की, जिसे इकेलेशन भी कहा जाता है और एक्सपायरेशन तो कहा ही जाता है। देखो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि फेफड़ों में भरी जो वायु होती है उस फेफड़ों में भरी वायु को बाह्य वातावरण में निकालने की जो प्रक्रिया होती है, यानी फेफड़ों से जो वायु होती है उसे बाह्य वातावरण में छोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो एक्सपायरेशन कहलाती है। इसमें जो समय लगता है वो 3 सेकंड का समय लगता है, यानी भरने में 2 सेकंड का समय लगता है, छोड़ने में 3 सेकंड का समय लगता है। उसके साथ साथ ही सहायक पेशियों की अगर बात करते हैं तो सहायक पेशियां वही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और उसके साथ साथ रेडियल मसल या जिसे अरीय पेशियां कहा जाता है। अगर प्रक्रिया की बात करते हैं तो वही प्रक्रिया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होगा उसमें क्या होगा, इस पेशी में क्या होगा, शिथिलन। शिथिलन का मतलब होता है ढीला होना। शिथिलन होने के साथ साथ जो अरीय पेशियां जो होती हैं जिन्हें रेडियल मसल कहा जाता है, अरीय पेशियां, इनमें भी क्या होगा, शिथिलन, जिसकी वजह से जो डायफ्राम था वो डायफ्राम चपटे से कैसा हो जाएगा, गुंबदाकार, यानी वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। इन दोनों पेशियों में संकुचन होने की वजह से होता क्या है, पसलियां व स्टर्नम ये दोनों जो होती हैं अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती हैं, और प्रारंभिक स्थिति में आने की वजह से जो वक्ष गुहा जो होती है उस वक्ष गुहा का जो आयतन जो होता है वो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वक्ष गुहा के आयतन कम होने से फेफड़ों पर दाब बढ़ जाता है, और फेफड़ों पर दाब जो बढ़ता है तो फेफड़ों पे दाब बढ़ने की वजह से बाह्य वातावरण यानी जो फेफड़ों के अंदर भरी जो वायु थी वो कहां निकलती है, बाह्य वातावरण, यानी फेफड़ों से वायु का बाहर निकलना, और फेफड़ों से वायु के बाहर निकलने की वजह से जो फेफड़े जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, शलत, यानी सिकुड़ जाते हैं, और यही क्रिया कहलाती है उच्च वसन। तो इस प्रक्रिया का ध्यान रखें, और इस प्रकार से हम लोगों ने जो एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन जो प्रक्रिया थी यानी निःश्वसन और उच्च वसन जो प्रक्रिया थी उसके बारे में डिटेल से बात करी। अगर इसको डायग्रामेटिकली देखा जाए तो यूजुअली होता क्या है, जैसे हम इंस्पायरेशन की बात करते हैं तो मैं यहां पर डायग्राम बना रहा हूं। यूजुअली होता क्या है, यह है हमारी वक्ष गुहा। इस वक्ष गुहा में ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है कशेरुक दंड,
अब ये कशेरुकदंड जिसे वर्टिबल कॉलन या रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, उसके साथ साथ ही जैसे हमारी ये रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी के जस्ट सामने क्या होती है, स्टर्नम, तो ये है स्टर्नम, ठीक है, ये स्टर्नम, वायु प्रवेश कर रही है, ये फेफड़े हैं। अब फेफड़े जो है तो ये पूरी की पूरी एक तरह से इधर तो है स्टर्नम और इधर है कशेरुकदंड, ये है डायफ्राम, ठीक है। श्वास जब ग्रहण करते हैं तो नासा गुहा से, यानी जो बाह्य नासा छिद्र से नासा गुहा, अंतः नासा छिद्र, उससे जो ट्रेकिया जो होता है उस ट्रेकिया में प्रवेश करेगी वायु, ट्रेकिया से ब्रोंकी, ब्रोंकी से प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से कुपिकाएं तक पहुंच जाती है और फेफड़ों में वायु भर जाती है। फेफड़ों में वायु भरने से वक्ष गुहा का जो आयतन होता है, ये पूरी की पूरी फेफड़े ये बीच में है और ये पूरी की पूरी वक्ष गुहा है, तो वक्ष गुहा का जो आयतन होगा, वक्ष गुहा का आयतन क्या हो गया, बढ़ गया, जिससे डायफ्राम कैसा हो गया, चपटा हो गया। अब इससे ये तो गैसों के भरने की वजह से ये जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ निकल रही है और स्टर्नम जो है वो बाहर की तरफ गति कर रही है। अब ये तो कौन सी प्रक्रिया हो गई, निःश्वसन। उच्चवसन में होगा क्या, इसका जस्ट छोटा रूप, यानी यहां पर क्या होगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, यानी यहां पर ये जो स्टर्नम जो होगी, यानी सॉरी ये कशेरुकदंड जो होती है, ये कशेरुकदंड तो वैसे की वैसी रहेगी और जो पसलियां और स्टर्नम जो होती हैं वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती हैं और उसके साथ साथ ही जो डायफ्राम होता है वो चपटे से वापस कैसा हो जाता है, गुंबदाकार हो जाता है। और चपटे से गुंबदाकार होने की वजह से होता क्या है, वक्ष गुहा का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है और फेफड़ों पर दाब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फेफड़ों में भरी वायु जो होती है वो बाहर निकलना प्रारंभ हो जाती है। इसमें प्रवेश कर रही थी तो ये प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी, उच्च वसन। और इस प्रकार से डायग्राम से हमने देखा, निःश्वसन जो होता है उसमें वक्ष गुहा का आयतन इस प्रकार से बढ़ता है, क्योंकि कशेरुकदंड, पसलियां और जो स्टर्नम जो होती है, यानी ये स्टर्नम, कशेरुकदंड और बीच में पसलियां जो होती है एक प्रकार का परशु का पिंजर नामक संरचना बनाती है, जिसके अंदर हमारे कोमल अंग यानी जो फेफड़े होते हैं और लंग्स जो यानी फेफड़े के साथ साथ जो हमारा हार्ट जो होता है वो इसमें सुरक्षित रहता है। तो यूजुअली क्या होता है, इसी वक्ष यानी ये वक्ष वाला भाग होता है, तो इस वक्ष गुहा का आयतन जब वायु को प्रवेश कराया जाता है फेफड़ों के अंदर तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और जब वायु को छोड़ा जाता है तो वक्ष गुहा का आयतन जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार से निःश्वसन और उच्चवसन जो होता है उसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट बात करी। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि हमारे जो फेफड़े जो होते हैं उन फेफड़ों में कितने आयतन तक वायु को भरा जा सकता है और कितने बलपूर्वक कितनी भरी जा सकती है, बलपूर्वक कितनी छोड़ी जा सकती है। तो उन सब आयतनों के बारे में बात करते हैं, यानी कितने ml हम वायु को प्रवेश करवा सकते हैं, हमारे फेफड़ों में कितनी कैपेसिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आयतन और क्षमताएं जो कैपेसिटी जो होती है रेस्पिरेशन की यानी श्वसन की, तो श्वसन के आयतन और क्षमताओं के बारे में यानी हमारे फेफड़ों की जो आयतन जो होता है वो कितना लिमिट का आयतन होता है उसके बारे में बात करेंगे और उसकी क्षमता की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो बात करते हैं जो फेफड़े जो होते हैं उनकी क्षमताओं की बात करेंगे और उसके जो आयतन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं फेफड़ों का आयतन यानी फेफड़ों का आयतन व उसकी क्षमताएं। तो हमारे फेफड़ों के आयतन और क्षमताओं की अगर बात करते हैं, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ लंग्स की बात करते हैं, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ लंग्स। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम यानी आयतन के बारे में। आयतन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो यूजुअली सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है टाइडल वॉल्यूम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीवी कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है ज्वारीय आयतन। देखो टीवी का मतलब क्या होता है, सामान्य
निःश्वसन और सामान्य उच्च वसन में यानी सामान्य श्वसन में ग्रहण की जाने वाली और छोड़ी जाने वाली जो वायु की मात्रा होती है उसे कहा जाता है ज्वारीय आयतन या टाइडल वॉल्यूम, और इसका मान होता है 500 ml। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं IRV, शॉर्ट फॉर्म में IRV और फुल फॉर्म इसकी होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, यानी निःश्वसन आरक्षित आयतन। और निःश्वसित आरक्षित आयतन जो होता है इसका जो मान हो, यानी देखो इसका मतलब क्या है, निःश्वसन आरक्षित आयतन का मतलब है बलपूर्वक कितनी श्वास हम हमारे फेफड़ों में भर सकते हैं, वो कहलाती है IRV या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसका जो मान होता है वो होता है 3000 ml। आगे बात कर लेते हैं ERV, इसका मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, हिंदी में बोलेंगे तो उच्चवसित आरक्षित आयतन, और इसका जो मान होता है वो होता है 1100 ml। इसका मतलब क्या होगा, बलपूर्वक कितनी वायु हम फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं, यानी अनुलोम विलोम जैसे होता है, जैसे श्वास को भरना, बहुत बलपूर्वक कितनी वायु हम हमारे फेफड़ों में भर सकते हैं और बलपूर्वक कितनी छोड़ सकते हैं, वही वाली बात है। तो बलपूर्वक भरने वाली तो निःश्वसन आरक्षित आयतन, और बलपूर्वक छोड़ी जाने वाली ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या उच्चवसित आरक्षित आयतन, जिसका मान होता है 1100 ml। इसके बाद लास्ट फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जिसे कहा जाता है अवशिष्ट आयतन। अवशिष्ट आयतन का मतलब होता है अगर हम लोग बलपूर्वक यानी बलपूर्वक उच्च वसन के बाद फेफड़ों में शेष बची मात्रा क्या कहलाती है, रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका मान होता है 1200 ml। तो ये हमारे पास कुछ वॉल्यूम आते हैं। टाइडल वॉल्यूम सामान्य निःश्वसन उच्च वसन में, यानी सामान्य श्वसन में जो फेफड़ों में जो वायु भरती है वो 500 में भरती है, और बलपूर्वक अगर श्वसन किया जाता है, बलपूर्वक श्वास को भरा जाता है तो उसे कहा जाता है निःश्वसित आरक्षित आयतन, इसका मान 3000 ml होता है। बलपूर्वक जो श्वास को छोड़ा जाता है उसे उच्च वसित आरक्षित आयतन कहा जाता है, जिसका मान 1100 ml होता है। और लास्ट में रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसे बलपूर्वक उच्च वसन के बाद जो फेफड़ों में शेष वायु जो होती है उसे रेसिडुअल वॉल्यूम या शॉर्ट फॉर्म में RV कहा जाता है, यानी अवशिष्ट आयतन, जिसका मान होता है 1200 ml। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैपेसिटी की, यानी क्षमताओं की, यानी लंग्स की क्या क्या क्षमताएं होती हैं। तो क्षमताओं की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्षमताओं में आती है, देखो सबसे पहले अगर क्षमताओं की बात करते हैं तो क्षमताओं में हमारे पास आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे इसे IC, यानी इसका मतलब होता है निःश्वसन क्षमता, निःश्वसन क्षमता। अब निःश्वसन क्षमता का मतलब होता क्या है, यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी टोटल बलपूर्वक निःश्वसन की कितनी क्षमता होती है हमारे फेफड़ों की, तो वो अगर निकालेंगे तो IC इज इक्वल टू हो जाएगा टाइडल वॉल्यूम, सामान्य निःश्वसन में कितने ml लेते हैं 500 ml, और IRV यानी प्लस इसके साथ ये जुड़ जाएगी तो बलपूर्वक कितने लेते हैं और सामान्य कितने लेते हैं ये, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो TV प्लस IRV इज इक्वल टू IC, दोनों के मान रखते हैं। इसका मान है 500 ml और इसका मान है 3000 ml, और टोटल आ जाता है 3500 ml हमारी IC मिल जाती है। दूसरी बात करते हैं एक्सपायरेटरी
कैपेसिटी, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी जो होती है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईसी, और ईसी जो होती है इसका मतलब होता है उच्च वसन क्षमता। और ये जो उच्च वसन क्षमता जो होती है अगर उसको हम निकालेंगे, यानी इसका मतलब ये होगा बलपूर्वक कितनी वायु जो होती है वो फेफड़ों से बाहर निकाली जा सकती है, कितनी कैपेसिटी होती है। तो EC इज इक्वल टू वही टीवी आ जाएगा भाई, जितनी सामान्य शोषण, सामान्य निशोषण और उच्च वसन का मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम। तो सामान्य छोड़ने की जो प्रक्रिया होगी उसमें भी 500 ml को निकालेंगे, और बलपूर्वक कितने निकालेंगे वो ERV। तो टीवी प्लस ERV, टीवी का मान वही 500 और ERV जो होता है उसका मान हो जाता है 3000 ml। तो टोटल हो जाता है 3500 ml, और ये 3500 ml EC हमारे पास आ जाती है। आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है क्रियात्मक अवशिष्ट आयतन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, यानी क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता, शॉर्ट फॉर्म में FRC। अब FRC का मतलब यह होता है, देखो इसको समझना, रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, बलपूर्वक उच्च वसन के बाद फेफड़ों में शेष बची मात्रा। यहां पर आपको ध्यान रखना है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का मतलब होता है क्रियात्मक रूप से कितनी अवशिष्ट क्षमता पाई जाती है। तो सामान्य निशोषण के बाद भी कितनी वायु फेफड़ों में बच जाती है। तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पर तो आपको याद रखना है बलपूर्वक उच्च वसन के बाद फेफड़ों में कितनी वायु शेष रहती है, और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बलपूर्वक नहीं, सामान्य शोषण, यानी सामान्य शोषण के बाद, यानी टाइडल वॉल्यूम को निकालने के बाद, यानी सामान्य निशोषण के या सामान्य उच्च वसन के बाद कितनी वायु फेफड़ों में शेष रहती है, वही हमारी क्या होती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो ये याद रखना, सामान्य उच्च वसन, यानी सामान्य उच्च वसन के बाद फेफड़ों में कितनी वायु जो होती है वो शेष रहती है, वो कहलाती है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो देखो, तो FRC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम तो निकाल दी, हमें क्या याद करनी है, उच्च वसन ERV, और ERV के साथ साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि ये तो बलपूर्वक बच रहा है, ठीक है। तो कितनी वायु शेष बचती है, ERV जो होता है उसका मान हमारे पास होता है 1100 ml, प्लस RV का मान कितना है 1200 ml, और टोटल कितना हो जाएगा 2300 ml FRC हमारे पास आ जाता है। आगे बात कर लेते हैं, फोर्थ टॉपिक हमारे पास आता है जैव क्षमता, जिसे कहा जाता है वाइटल कैपेसिटी, शॉर्ट फॉर्म में VC। अब वाइटल कैपेसिटी जो होती है इसका मान अगर हम लोग निकालेंगे तो जैव क्षमता का मतलब होता है कि बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर कितनी वायु को भरा जा सकता है, बलपूर्वक ही कितनी वायु को छोड़ा जा सकता है। तो यहां पर सारी चीजें जुड़ जाएंगी। तो VC इज इक्वल टू हो जाता है TV, सामान्य आएगा, उसके साथ IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और प्लस ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सबके मान रखते हैं 500, प्लस IRV जो है उसका मान है 3000, उसके बाद ERV जो है उसका मान है हमारे पास 1100 ml। इन सबको जोड़ते हैं, तो इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है 46 ml, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं वाइटल कैपेसिटी के बाद पांचवा टॉपिक हमारे पास आता है टोटल NTLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC, यानी फेफड़ों की क्षमता। तो कुल फेफड़ों की जो क्षमता होती है उसको हम निकालेंगे तो TLC इज इक्वल टू जाएगा, सबको जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें, VC हमने निकाला, TV प्लस IRV प्लस ERV, इसमें किसको जोड़ना है, केवल RV को। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते, इतना सब कुछ ना लिख के हम डायरेक्ट लिख देंगे VC प्लस
RV और VC का मान अभी हम लोगों ने निकाला 4600 प्लस RV का मान जो है वो हम लोगों ने निकाला 1200 ml, तो टोटल कितना हो गया 5800 ml। तो टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास कितनी आई 5800 ml। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो फेफड़े थे उन फेफड़ों की क्षमताओं यानी फेफड़ों के आयतन और उसके क्षमताओं के बारे में हम लोगों ने बात करी। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है कृत्रिम श्वसन के बारे में। तो कृत्रिम श्वसन के बारे में आप लोगों को ध्यान में ये रखना है, जैसे कभी ना कभी क्या होता है कि कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है, जैसे किसी को करंट लग जाता है या फिर वो डूब जाता है या फिर कोई भावनात्मक रूप से वो बेहोश हो जाता है या इमोशनल हो जाता है, और इसकी वजह से होता क्या है कि वो जो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो तो स्टार्ट रहती है, लेकिन हार्ट बीट के साथ साथ उसकी जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो बंद हो जाती है। तो कभी कभी श्वसन प्रक्रिया बंद हो जाए और हार्ट बीट अगर किसी की चालू रहे तो आप लोगों को जो कृत्रिम श्वसन है वो अपनाना चाहिए। और कृत्रिम श्वसन की सबसे अच्छी जो विधि होती है वो मुख से मुख को लगाने की जो विधि होती है वो सबसे ज्यादा अच्छी विधि होती है। इस विधि में कुछ नहीं किया जाता, जो भी पेशेंट आपको मिलता है उस पेशेंट के गर्दन के नीचे एक हाथ को रखा जाता है, दूसरे हाथ को सिर पर रखा जाता है और सिर पर रखकर दोनों हाथों की सहायता से उसकी जो नाक होती है उस नाक को एक हाथ से पकड़ा जाता है। ठीक है, पकड़ने के बाद यानी उसके जितने भी छिद्र होते हैं उन सभी छिद्रों को बंद करने का प्रयास किया जाता है और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, उसके मुख से मुख को लगाकर जो टाइडल यानी जो हमारी टाइडल वॉल्यूम जो होता है ज्वारीय आयतन, यानी कुल मिला के ज्वारीय आयतन से दुगना या फिर IRV जो होता है निशोषित आरक्षित आयतन जो होता है उसको दिया जाता है लगभग 15 से 20 बार। तो इस वजह से उसकी जो श्वसन प्रक्रिया जो होती है वापस दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो कृत्रिम श्वसन जो होता है उस कृत्रिम श्वसन की विधि जो होती है वो काफी बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको ध्यान रखें। काफी ज्यादा सीधी विधि है। मैं आपको नोट्स जो है उसमें नोट्स में मैंने आपको लिखा दी है, आप उस PDF को देखें और वहां से उसको लिख लें। ठीक है, तो ये कृत्रिम श्वसन जो था उसके बारे में बात थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो श्वसन जो होता है उस श्वसन से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के रोग होते हैं, उन रोगों के बारे में और बात कर लेते हैं। देखो, बात करते हैं श्वसन से संबंधित रोगों के बारे में। तो सबसे पहला रोग जो हमारे पास आता है वो आता है अस्थमा, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, देखो अस्थमा जो होता है इसे हिंदी में दमा कहा जाता है। यूजुअली होता क्या है इस प्रोसेस, यानी ये जो रोग होता है ये रोग एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे धूम्रपान हुआ, उसके साथ साथ यानी धूल के कण जो होते हैं उनकी सहायता से, भोज्य पदार्थ जो होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं, तो एलर्जी उत्पन्न करने वाले कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, उनकी वजह से श्वास लेने में कठिनाई होना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे इसका जो संक्रमण जो होता है वो जो श्वास नाल जो होती है उसमें हो जाता है, जिसकी वजह से श्लेष्मा का जमाव होने लग जाता है और व्यक्ति को, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को खींच खींच कर सांस लेने की कंडीशन आ जाती है, यानी वो खींच खींच कर सांस लेता है और सीटी जैसी आवाज उसकी खांसी में आने लग जाती है। तो काफी ज्यादा तेज खांसी चलती है और अस्थमा का जो रोगी होता है उसको धूल के जो मिट्टी के कण जो होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए होता है। इसके साथ साथ ही आप लोगों को और ध्यान में यह रखना है कि इसके उपचार के लिए ब्रोंकोडायलेटर यानी ब्रोंकोडायलेटर एंटीबायोटिक जो औषधियां होती है उसका यूज किया जाता है। तो ये दमा या अस्थमा के बारे में। अब बात करते हैं ब्रोंकाइटिस। दूसरा जो रोग है वो है ब्रोंकाइटिस, जिसे श्वसनी शोथ कहा जाता है। देखो, श्वसनी शोथ में होता क्या है, जो ब्रोंकी जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है, यानी जो श्वसनी जो होती है उस श्वसनी जो होती है उस श्लेष्मा की वजह से शोथ हो जाता है। और शोथ होने का मतलब होता है एक तरह से विशेष प्रकार का श्लेष्मा का जमाव हो जाता है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होती है, फेफड़ों में तीव्र दर्द होता है और फेफड़ों की प्रत्यास्थता जो होती है वो कम हो जाती है। उसके साथ साथ ही यूजुअली क्या होता है कि जो इस रोग के उपचार के लिए भी वही ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक जो औषधि होती है उसका उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अगले रोग की। तो अगला रोग जो हमारे पास आता है वो आता है एम्फीसेमा।
देखो एम्फीसेमा की बात करते हैं तो एम्फीसेमा जो रोग होता है इसमें क्या होता है, जो कुपिकाएं जो होती हैं वो नष्ट हो जाती है। कुपिकाओं के नष्ट होने से जो श्वसन यानी फेफड़ों की श्वसनीय सतह का क्षेत्रफल जो होता है वो कम हो जाता है और सामान्य उच्च वसन के बाद भी कुछ वायु फेफड़ों में शेष रह जाती है, जिसकी वजह से जो फेफड़े जो होते हैं उनमें सूजन आ जाती है और सूजन आ जाने की वजह से जो श्वास लेने में कठिनाई होने लग जाती है, सीने में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है और इस रोग के उपचार के लिए भी वही ब्रोंकोडायलेटर और एंटीबायोटिक औषधि का उपयोग किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं अगले रोग की। तो नेक्स्ट जो रोग होता है हमारा वो होता है फेफड़ों का कैंसर। देखो फेफड़ों के कैंसर की बात करते हैं तो फेफड़ों की जो कुपिकाएं जो होती हैं, कुपिकाओं की जो एपिथेलियम में जो भित्ति होती है, उपकला जो होती है, उस उपकला की कोशिकाएं जो होती हैं वो अनियंत्रित रूप से अविभेदित रूप से विभाजन करना स्टार्ट कर देती है और अनियंत्रित अविभेदित रूप से विभाजन करने से वहां पर ट्यूमर या गांठें बन जाती है, जिसे फेफड़ों का कैंसर कहा जाता है। फेफड़ों के कैंसर के बाद अगला रोग जो हमारे पास आता है वो आता है न्यूमोनिया। निमोनिया जो रोग होता है वो इस प्रकार के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी नामक जो जीवाणु होता है उसके संक्रमण से होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो श्वासनाल जो होती है वो संक्रमित हो जाती है, सूजन फेफड़ों में सूजन आना स्टार्ट हो जाता है और विशेष प्रकार का WBC और कुछ ऊतक द्रव्य जो होता है वो ऊतक द्रव्य और WBC जो होती है प्लाज्मा और ऊतक द्रव्य जो होता है वो फेफड़ों में भरना स्टार्ट हो जाता है। फेफड़ों में श्लेष्मा जो होता है उसका जमा बहुत ज़्यादा हो जाता है और ज़्यादातर ये रोग जो होता है वो बच्चों और बूढ़ों में दिखाई देता है और इस रोग के लिए भी विशेष प्रकार की कुछ एंटीबायोटिक औषधियां होती है जिससे इसका उपचार किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसे कहा जाता है सिलिकोसिस व एस्बेस्टोसिस। अब सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस जो होता है ये रोग क्या होता है, जो व्यक्ति सिलिका और एस्बेस्टोस के जो कारखानों में वहां काम करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा धूल मिट्टी के कण उड़ते हैं और वो उनके नासा द्वार से होते हुए फेफड़ों में चले जाते हैं, जिससे उनकी जो कुपिकाएं जो होती हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। फेफड़े जो होते हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से उनकी जो फेफड़े जो होते हैं उनकी फेफड़ों की जो फूलने की जो क्षमता होती है, प्रत्यास्थता जो होती है वो कम हो जाती है और वो व्यक्ति सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस जो रोग होता है उसके शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है। तो चैप्टर नंबर 23 मानव श्वसन तंत्र जो था वो आज हमारा कंप्लीट होता है। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नई क्लास में। थैंक यू सो